हमने अक्सर जानवरों को पिंजरों में देखा है ना, चिड़ियाघर में, सर्कस में। पर क्या कभी ये सोचा है कि क्या इंसान भी पिंजरे में जी सकते हैं? आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही है, एक अलग तरह के पिंजरे की कहानी। आज की हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है पिंजरे का लड़का, सर्कस के भीतर का जीवन नाम की सामग्री के कुछ हिस्सों पर। ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं, जिसका कोई अतीत नहीं था और जिसे बचपन में ही सर्कस में, आप सोचिए, बेच दिया गया था। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर ये उसकी असलियत थी। तो हमारा मकसद है इस कहानी की तह तक जाना कि सर्कस के अंदर पले बढ़े इस लड़के की जिंदगी आखिर थी कैसी, वो मंच पर क्या दिखाता था और पर्दे के पीछे वो असल में क्या महसूस करता था। उसके वो जो बाहरी दिखावा था और अंदर का जो संघर्ष था, उसी को समझना है आज। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ सर्कस की दुनिया की बात नहीं कर रहे होंगे। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, हम उस लड़के के मन के अंदर जो एक अदृश्य पिंजरा बन गया था, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अदृश्य पिंजरा? हाँ, मतलब ये पिंजरा लोहे की सलाखों का नहीं था। ये तो हालात का था, पहचान की कमी का था और शायद उम्मीदों के टूटने का बना था। तो चलिए इस मार्मिक कहानी और इसके पीछे छिपे जो गहरे एहसास हैं उनकी परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, बहुत दुखद है। स्रोत बताता है कि वो लड़का एक अनाथ था, बिल्कुल अकेला। उसे सड़क पर पाया गया था। कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो कौन था, कहाँ से आया था, कुछ नहीं पता। और यहीं से विडंबना शुरू होती है। एक बच्चा जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी सुरक्षा की, अपनेपन की, उसे किसी अनाथालय या किसी अच्छे घर भेजने के बजाय सर्कस चलाने वालों को सौंप दिया गया। स्रोत में बेच दिया गया शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो इस पूरे रिश्ते की बुनियाद में ही एक तरह की अमानवीयता दिखाता है। मजबूरी भी। हाँ, मजबूरी भी। उसका जीवन शुरू होने से पहले ही किसी और की मर्जी पर टिक गया। जाहिर है उसे उस उम्र में क्या ही समझ आया होगा इस लेन देन का। हाँ। पर उसे एक ऐसी दुनिया में डाल दिया गया जो शायद किसी बच्चे के लिए बनी ही नहीं थी। सर्कस ही उसका घर बन गया, उसका स्कूल, उसका सब कुछ। सामग्री में वर्णन है कि कैसे जैसे ही उसकी आंखें खुलती थीं तो सामने विशाल हाथी होते थे, या दहाड़ते हुए बाघ, अजीब सी पोशाकों में जोकर, हाँ, और हवा में कलाबाजियां करते लोग। ये शोर, ये रंग, ये अजीब लोग और जानवर, यही उसका परिवार थे एक तरह से। ये दिलचस्प है कि स्रोत इस परिवार को कैसे दिखाता है। मतलब एक तरफ तो यही लोग थे जिनके बीच वो पला बड़ा, शायद कुछ सीखा भी, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये रिश्ते वाकई अपनेपन वाले थे या सिर्फ साथ काम करने वालों के बीच की एक मजबूरी की नजदीकी थी। स्रोत इस पर सवाल उठाता है, क्या उस शोरगुल और चकाचौंध में कोई था जिससे वो अपने मन की बात कह पाता, अपने डर बता पाता? शायद नहीं। और फिर शुरू हुआ उसका कलाकार बनने का सफर। स्रोत में बताया गया है कि कैसे छोटी सी उम्र से ही उसे ट्रेनिंग मिलने लगी। घंटों का अभ्यास, वो शारीरिक मेहनत, गिरना, चोट लगना, दर्द सहना। उसे जोकर बनना सिखाया गया, मतलब लोगों को हंसाना। फिर उसने बाजीगरी सीखी, करतब दिखाए। धीरे धीरे वो अपने काम में माहिर हो गया और सर्कस का एक जाना माना चेहरा बन गया। लोग उसे देखने आते थे, बच्चे उसकी नकल करते थे, तालियां बजती थीं उसके लिए। हाँ, और यही वो बाहरी सफलता और अंदर की जो सच्चाई है उसका विरोधाभास और गहरा होता जाता है, जिस पर स्रोत बार बार ध्यान खींचता है। बिल्कुल। बाहर से देखें तो क्या है, एक कामयाब कलाकार, शोहरत है, लोग पहचानते हैं, उसके कर्तव्य पर वाहवाही होती है, बच्चों की हंसी गूंजती है। लेकिन स्रोत हमें पर्दे के पीछे ले जाकर दिखाता है कि ये सब बस एक बाहरी खोल था। अंदर एक गहरा सन्नाटा था, एक खालीपन था। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र है कि जब वो मंच पर होता था और करतब दिखाते हुए उसकी नजर दर्शकों पर पड़ती थी, तो वो अक्सर परिवारों को देखता। माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुए हंसते बतियाते। अच्छा। ये देखकर उसके अंदर एक हुक सी उठती थी। वो खुद से पूछता था, जैसा स्रोत बताता है, ये लोग कौन हैं? इनका एक घर है, एक नाम है, पहचान है, मेरी क्यों नहीं? मेरे माँ बाप कैसे दिखते होंगे? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया या मैं खो गया? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाते रहते थे। और यही वो पिंजरे वाली बात, वो रूपक बहुत असरदार ढंग से सामने आता है। स्रोत ये तर्क देता है कि उसका पिंजरा दिखाई देने वाला नहीं था, लोहे की सलाखों वाला नहीं, वो ज्यादा महीन था और शायद ज्यादा घातक। हाँ। ये परिस्थितियों का पिंजरा था।
उसके अनाथ होने का, सर्कस पर उसकी पूरी निर्भरता का, अपनी जड़ों से पूरी तरह कटा होने का। ये शायद अपनी भावनाओं को कह ना पाने का भी पिंजरा था। वो उस रंगीन चमकीले सर्कस के तंबू में ही कैद था, भले ही चारों तरफ कोई दीवार ना हो। उसकी आत्मा वो कैद थी। स्रोत में एक जगह वो सर्कस के बंधे हुए हाथी को देखता है। हाँ, हाथी मोटी जंजीरों से बंधा है। हाँ। और वो लड़का सोचता है ये इतना ताकतवर जानवर है, चाहे तो एक झटके में ये जंजीरें तोड़कर भाग जाए, शायद कल भाग भी जाएगा। फिर वो अपने बारे में सोचता है, पर मैं कहाँ भागूं? मेरा तो भागने के लिए भी कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर इस सर्कस के बाहर मेरा है क्या? कौन है मेरा? हाँ, वो हाथी वाला विचार बहुत गहरा है। ये सिर्फ उसकी बेबसी नहीं दिखाता, बल्कि उसकी जड़हीनता को दिखाता है। हाथी अगर भागेगा तो जंगल की तरफ जाएगा, अपने घर की तरफ। इस लड़के के पास कोई घर नहीं था जहां वो लौट सके। सही बात है। सर्कस ही उसकी दुनिया थी और वो उसका घर नहीं बन पाया था। भागने का विचार ही उसके लिए बेमानी था, क्योंकि कोई मंजिल नहीं थी। ये एहसास कि कहीं कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा, शायद ये सबसे बड़ी जंजीर थी। और ये कितनी दुखद बात है कि उसका काम था लोगों को हंसाना, जबकि वो खुद अंदर से रो रहा था। स्रोत बताता है कि उसे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं है। वो बस एक किरदार है जिसे एक रोल निभाने के लिए रखा गया है। लोगों का मनोरंजन करो, तालियां बटोरो और फिर वापस अपने अकेलेपन में लौट जाओ। उसकी अपनी इच्छाएं, उसके सपने, उसका दर्द, ये सब उस पटकथा का हिस्सा नहीं थे जो दुनिया उसके लिए देखना चाहती थी। ये जो दुखी मस्खरे यानी सैड क्लाउन का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ सिर्फ एक किताबी बात नहीं बल्कि उसकी रोज की सच्चाई बन गया था। हाँ, उसका पेशा, उसका हुनर, वही उसकी भावनाओं को छिपाने का एक जरिया बन गया। मुस्कान एक मुखौटा थी और वो करतब शायद उसके अंदर के तूफान से ध्यान हटाने का एक तरीका। स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद धीरे धीरे वो खुद भी अपनी असली भावनाओं से दूर होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें महसूस करना बहुत तकलीफ देता था। कहानी आगे बढ़ती है, वो लड़का जवान हो जाता है, सर्कस अब भी वही है। हाँ, अब उसके कुछ दोस्त बन गए हैं, वही साथ में काम करने वाले कलाकार, जानवर संभालने वाले। एक तरह का रूटीन बन गया है जिंदगी में। एक सतही सा अपनापन भी शायद आ गया है। लेकिन स्रोत जोर देता है कि जवानी के साथ साथ उसके अंदर के सवाल और गहरे हो गए हैं और ज्यादा बेचैन करने वाले। स्रोत खास तौर पर रात के सन्नाटे का जिक्र करता है। दिन भर का शोर, वो संगीत, तालियां, हंसी, ये सब जब थम जाता है, शो खत्म हो जाता है, दर्शक चले जाते हैं, तंबू खाली हो जाता है, तब जो असली खामोशी होती है वो उसे घेर लेती है। और इसी खामोशी में वो अपने आप से मिलता था। ये सन्नाटा शायद बाहर की तालियों के शोर से कहीं ज्यादा सच्चा और भारी था। इसी में उसे अपनी असलियत का, अपने अकेलेपन का एहसास सबसे ज्यादा होता था। और इसी सन्नाटे में इसके मन में वो बुनियादी सवाल उठते थे जिनका जिक्र स्रोत में है। क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी तंबू के नीचे बीत जाएगी? क्या सर्कस ही मेरी दुनिया की हद है? वो सोचता था। क्या मुझे कभी पता चलेगा कि मेरे माँ बाप कौन थे? क्या मेरी कोई जड़ें हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मैं असल में हूं कौन? क्या मैं सिर्फ एक जोकर हूं, एक बाजीगर, या इस मेकअप और इस करतब के पीछे भी कोई मैं है? ये पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं, जो अक्सर टीनेज में या युवावस्था में आता है। लेकिन उसके लिए ये संकट कहीं ज्यादा गहरा था। हमारे पास आमतौर पर एक परिवार होता है, एक इतिहास होता है, एक समाज होता है जो हमें हमारी पहचान बनाने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वो एक खाली स्लेट की तरह था जिस पर सर्कस ने अपनी कहानी लिख दी थी। अब वो अपनी कहानी लिखना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करे। स्रोत ये साफ करता है कि इन सवालों का कोई तैयार जवाब उसके पास नहीं था। ना ही सर्कस में कोई था जो उसे जवाब दे सके। उसके सामने सिर्फ एक अनिश्चित भविष्य था। उसी सर्कस के दायरे में उसे ये भी डर लगता था कि अगर वो सर्कस छोड़ भी दे तो बाहर की दुनिया में वो क्या करेगा? क्या वो वहां फिट हो पाएगा? क्या उसके पास जीने के लिए कोई हुनर है सिवाय करतब दिखाने के? हाँ, ये अनिश्चितता, ये डर उसके पिंजरे को और मजबूत बनाता था। हाँ, ये अनिश्चितता ही शायद उसके पिंजरे की सबसे मजबूत सलाख थी। बाहर निकलने का रास्ता ना जानना, या ये डर के बाहर निकलकर और ज्यादा अकेला हो जाऊंगा, ये चीजें उसे वहीं बांधे रखती थीं। स्रोत इशारा करता है कि उसका संघर्ष सिर्फ अतीत को जानने का नहीं था, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी था, जिसके लिए उसके पास कोई नक्शा,
कोई गाइडेंस नहीं थी। तो ये कहानी, जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, सर्कस की उस आम छवि से बिल्कुल अलग है जिसे हम अक्सर फिल्मों या किताबों में देखते हैं। वो रंगीन, रोमांचक, आज़ाद जिंदगी वाली छवि। यहाँ स्रोत हमें उस चमक दमक के पीछे छिपी जो इंसानी कीमत है वो दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ करतब और तालियों की दुनिया नहीं है। इसके पीछे अकेलेपन, पहचान की तलाश और इमोशनल दबाव की गहरी कहानियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल। स्रोत का ये कहना कि जोकर के चेहरे पर बनी मुस्कान के पीछे अक्सर एक टूटा हुआ इंसान छिपा होता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती इस कहानी को पढ़ने के बाद। ये उस लड़के की सच्चाई थी और शायद उन कई लोगों की सच्चाई है जो समाज के सामने एक खास चेहरा बनाए रखने के लिए मजबूर होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जो हम सतह पर देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। असलियत अक्सर ज्यादा जटिल और दर्दनाक हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि बाहरी सफलता और शोहरत कैसे गहरे आंतरिक खालीपन और अकेलेपन को छिपा सकती है। दूसरी कि पिंजरा हमेशा लोहे का नहीं होता। हालात, पहचान की कमी और भविष्य की अनिश्चितता भी इंसान को कैद कर सकती हैं। और तीसरी कि अपनी जड़ों और अपनी असली पहचान की तलाश ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है जिसके बिना वो अधूरा महसूस करता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि बंधन अक्सर बाहरी कम, आंतरिक ज्यादा होते हैं। हम सब किसी न किसी तरह के पिंजरे में जी रहे हो सकते हैं। समाज की उम्मीदों का पिंजरा, अपनी बनाई हुई सीमाओं का पिंजरा, या अतीत की जंजीरों का पिंजरा। इस लड़के की कहानी हमें परिस्थितियों से बने ऐसे ही एक पिंजरे का और उससे जूझते एक इंसान का बहुत मार्मिक चित्र दिखाती है। हाँ। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किन अदृश्य सलाखों से घिरे हैं। स्रोत के आखिर में बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाया गया है जो सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं बल्कि शायद हम सबके लिए जरूरी है। सवाल ये है कि क्या इंसान के लिए ये बेहतर है कि वो समाज की या अपने हालात के उम्मीदों के हिसाब से ढल जाए, एक मुखौटा पहनकर जिए, भले ही अंदर से टूटता रहे, या फिर अपनी असलियत, अपनी जड़ों, अपनी पहचान की तलाश में वो लड़े, संघर्ष करे, भले इस लड़ाई में उसे और ज्यादा तकलीफ हो और ज्यादा टूटना पड़े। ये सवाल सीधे तौर पर जिंदगी की मजबूरियों और उनसे लड़ने या उनके आगे झुक जाने के द्वंद्व से जुड़ा है। क्या सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपनी असलियत का सौदा कर लेना समझदारी है, या अपनी पहचान की खोज में अनिश्चितता और दर्द का रास्ता चुनना ज्यादा मानवीय है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। स्रोत हमें कोई जवाब देता भी नहीं है, बस ये सवाल हमारे सामने रख देता है। शायद ये हर इंसान को अपने जीवन, अपने हालात और अपनी हिम्मत के हिसाब से खुद ही खोजना होता है। हाँ। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता यकीनन अपनी जिंदगी के नजरिए से सोच सकते हैं। तो इसी गहरे और शायद कुछ हद तक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।